आज ईवी रामास्वामी नायकर की बात होगी। हम ईवी रामास्वामी जी के जो कास्ट के ऊपर ओपिनियंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ईवी रामास्वामी को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम उनके कास्ट के ऊपर जो व्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है ईवी रामास्वामी नायकर्स ऑन कास्ट। जब मैं ईवी रामास्वामी नायकर की बात करता हूँ, उनको पेरियार भी कहा जाता है। पेरियार के नेम से बड़े फेमस हैं वो। तो अगर ईवी रामास्वामी नायकर की बात आएगी तो उनको लोग पेरियार के नाम से जानते हैं। उनका जन्म जो है वो 1879 में होता है, 1973 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और साथ ही साथ वो बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन थे जो कि तमिलनाडु से आते थे। तो जब पेरियार की बात होती है, जब ईवी रामास्वामी नायकर की बात होती है, और तब अगर कास्ट की बात ना हो तो कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए जब हम ईवी रामास्वामी नायकर की बात करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि ईवी रामास्वामी नायकर जो है वो कास्ट के खिलाफ काफ़ी सारे आंदोलन लड़ते हैं। हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी हमारे समाज के अंदर, जो जाति के आधार पे भेदभाव होता था, उसको अपोज करते हैं ईवी रामास्वामी नायकर, और किस तरह से समाज के अंदर बराबरी की बात वो करते हैं। उनके जो आइडियाज थे ना कास्ट के ऊपर, बड़े रेडिकल थे। वो कास्ट को देख नहीं सकते थे, बड़ी नफरत करते थे कास्ट से। तो इस तरीके से हम उनके कास्ट के ऊपर व्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो जब मैं उनके व्यूज ऑन कास्ट की बात करता हूँ तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कास्ट एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि कास्ट जो है ना वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है कि कास्ट किसी नेचुरल ऑर्डर से आई है या फिर कास्ट किसी रीजन के द्वारा हमारे समाज के अंदर लाई गई है। वो कहते हैं ना ही कास्ट भगवान ने बनाई है, ना ही कास्ट जो है नेचर ने बनाई है। कास्ट किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। तो सबसे पहले वो कास्ट को सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं इनहेरेंट बेस्ड ऑन एनी नेचुरल और रिलीजियस ऑर्डर बट वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जातियां हैं इसको इंसानों ने बनाया है, आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया गया है। सेकेंडली वो इसके अंदर कहते हैं कास्ट एंड रिलीजन। वो कहते हैं स्ट्रांगली अपोज द आइडिया दैट कास्ट वर इंटीग्रल टू हिंदुइज्म और एनी रिलीजन, टूल यूज्ड टू प्रिविलेज टू सब्जुगेट मार्जिनलाइज्ड। वो कहते हैं कि रिलीजन और कास्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये जो कहा जाता है कि हिंदुइज्म रिलीजन के अंदर कास्ट है, या फिर ये जो कहा जाता है कि मजहब के साथ कास्ट आई है, ये बिल्कुल गलत है। आपने सुना होगा ना कि जो हमारा हिंदुइज्म रिलीजन है, जो सनातन धर्म है, उसके अंदर वेदास के अंदर कास्ट का जिक्र किया गया है, 4 वर्णास का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जिक्र किया गया है। लेकिन वो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर कास्ट का जिक्र किया गया था, जो वर्णास का जिक्र किया गया था, वो हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं था। वो इसलिए पूरे समाज को 4 भागों में डिवाइड किया गया था ताकि हम प्रोफेशन के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर सकें। जो व्यक्ति जो है क्षत्रियों वाले काम करता है उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस जाति में पैदा हुए हो, बल्कि डिपेंड ये करता है कि आप कर क्या रहे हो, और जो आप करोगे, जो आपका प्रोफेशन होगा, वही आपकी कास्ट होगी। ये रिलीजन के अंदर था। लेकिन उसके बाद इसको हमने जो क्या कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया कि राजपूत का बेटा राजपूत होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, दलित का बेटा दलित होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। तो वो कहते हैं कि रिलीजन के अंदर कास्ट बिल्कुल नहीं है। वो इस कंसेप्ट को अपोज करते हैं कि रिलीजन के अंदर कोई कास्ट है या फिर मजहब के अंदर कोई कास्ट का जिक्र है। वो कहते हैं कि ये जो आज का सिस्टम है ना जातिवादी का, ये हमारे मजहब के अंदर नहीं था। वो कहते हैं कि ये जो है प्रिविलेज के द्वारा टूल यूज किया जाता है अंडर प्रिविलेज को सब्जुगेट करने के लिए। मतलब कि ये ब्राह्मणों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा, या फिर कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक डोंग है क्या, कास्ट। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि कुछ लोग जो है वो लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकें, मतलब कि उनको दबा सकें, अपने कंट्रोल में ले सकें। किस तरह से ब्राह्मण्स ने या क्षत्रियास ने या फिर कुछ गिने चुने लोगों ने कास्ट का सिस्टम बना दिया ताकि वो पूरे समाज के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सकें। उसके बाद वो कहते हैं कास्ट एंड ऑपरेशन। वो कहते हैं हायर कास्ट ऑपरेस द लोअर कास्ट पीपल। मतलब कि कास्ट को ऑपरेशन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को ऑपरेस करते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं। कहा जाता है कि कहीं से अगर एक लोअर कास्ट का व्यक्ति गुजर जाए तो वहां से अपर कास्ट का व्यक्ति नहीं गुजरता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो अशुद्ध हो जाएगा। उनको उस कुएं से पानी नहीं बनने देते हैं
जिस कुएं से हायर कास्ट के लोग पानी भरते हैं, उसको अपने साथ बैठने नहीं देते हैं। खाना खाना तो दूर की बात है, शादी होना तो दूर की बात है। तो किस तरह से जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो कहते हैं वो कास्ट को ऑपरेशन के रूप में, किसी को दबाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो कास्ट के पूरे एनिहिलेशन की बात करते हैं। वो कास्ट का पूरा खात्मा चाहते हैं, कास्ट का विनाश चाहते हैं, वो कास्ट को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। कौन? पेरियार, जिनको हम ईवी रामास्वामी नायकर भी कहते हैं। वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए, एक साथ हर कास्ट के व्यक्ति को बैठ के खाना खाना चाहिए। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हमें पूरी कास्ट को जड़ से खत्म करना है तो क्या होना चाहिए? इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए, मतलब कि अलग अलग कास्टों के मैरिज होने चाहिए, शादी होनी चाहिए। दूसरा, अलग अलग कास्ट के लोग जो है बैठ के खाना खाएं, डाइनिंग होनी चाहिए साथ में। और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि शूद्र ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, ब्राह्मण ये करेगा, तू लोअर कास्ट का व्यक्ति है तू ये करेगा, मैं हायर कास्ट का व्यक्ति हूं मैं ये करूंगा। ये जो डोंग रचे हुए हैं समाज के अंदर, वो कहते हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। इसको भी वो खत्म करने की बात करते हैं। वो और सोशल इक्वालिटी की वो बात करते हैं। वो समाज के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, वो समाज के अंदर बराबरी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो कास्ट का बिल्कुल खात्मा चाहते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्या होता है? पेरियार साहब जो कि तमिलनाडु से थे, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च करते हैं, फाउंड करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसको चाहिए थी उस वक्त? उस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी लोअर कास्ट के लोगों को, जिनको समाज के अंदर कुछ समझा ही नहीं जाता था, जिनका समाज के अंदर बुरा हाल हो गया था, जिनकी समाज के अंदर कोई इज्जत ही नहीं थी। उनको इज्जत दिलाने के लिए, उनको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च किया गया पेरियार साहब के द्वारा। तो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का यहां पे जिक्र आता है जब पेरियार साहब की बात होती है इन रिस्पेक्ट टू कास्ट। वो क्या करते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को फाउंड करते हैं, which aimed to instill self-esteem and dignity among the lower castes and marginalized communities, challenging the traditional hierarchy and brahminical dominance। जो पहले से ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बना हुआ था, ब्राह्मणवाद बना हुआ था कि ब्राह्मण जो है वो समाज के अंदर सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है। जो सुपरस्टिशन थी समाज के अंदर, जो ये जो रिलीजियस डोमिनेंस था, ये जो ट्रेडिशनल हायरार्की थी कि लोअर कास्ट के व्यक्ति जो है पानी नहीं भर सकते, हायर कास्ट के व्यक्ति के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, शादी नहीं हो सकती, उस रास्ते से गुजर नहीं सकते जिस रास्ते से जो है हायर कास्ट के व्यक्ति गुजरते हो। तो इस तरीके के जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज थी, इनको खत्म करने की वो बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के तहत। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के तहत लोअर कास्ट के लोगों को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, उनके अंदर इज्जत का बहाव डालते हैं, उनके अंदर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रिएट करते हैं, उनके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैदा करते हैं। तो इस तरीके से वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का फाउंडेशन रखते हैं। किस तरह से वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को फाउंड करके समाज के अंदर लोअर कास्ट के वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं। उसके बाद ईवी रामास्वामी साहब इसके अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करते हैं। उनका कहना है कि एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो लोअर कास्ट के लोगों के अंदर होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर लोअर कास्ट के लोगों को इमेंसिपेशन चाहिए, अगर लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करवाना है, अगर लोअर कास्ट के लोगों को समाज के अंदर इक्वल स्टेटस चाहिए, तो उनके अंदर शिक्षा का होना बड़ा जरूरी होता है। जब लोगों को शिक्षा दी जाती है ना, तो लोग ये जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट होते हैं कास्टेस के, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, अनटचेबिलिटी होती है, लोग अक्सर इसको भूल जाते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, जब हम लोग छोटे थे, जब हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, तो हमारे घर में भी कास्ट सिस्टम का कंसेप्ट चलता था। कहा जाता था कि लोअर कास्ट जो है वो आपके चूल्हे के पास नहीं आ सकते, ये सब चलता था। लेकिन जैसे ही मैं शिक्षित होता गया और आज मैं जब 4th सेमेस्टर में पहुंच चुका हूं, तो मेरे अंदर ये सारा का सारा भूत निकल गया है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करनी है, या फिर लोअर कास्ट जैसा कोई एक समाज के अंदर हायरार्कीज होनी चाहिए, या फिर लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ये मेरे अंदर से निकल गया है। यही एजुकेशन का मतलब होता है। शिक्षा लोगों को जो है जागरूक करती है। शिक्षा के तहत जो है लोग ये जो टैबूस होते हैं, सुपरस्टिशंस होती हैं, इनको भूल जाते हैं, इसके ऊपर सवाल करते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि शिक्षा बड़ी जरूरी है। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें इरेडिकेट करना है कास्ट प्रेजुडिसेस को,
empowering the oppressed communities to assert their rights and equality। वो कहते हैं कि एजुकेशन का यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। अगर हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, अगर हमें कास्ट प्रिजुडाइसिस को खत्म करना है, जितने भी जाति के आधार पे भेदभाव होते हैं समाज के अंदर, उसको खत्म करने के लिए एजुकेशन काफी जरूरी है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि जब लोअर वर्गों को शिक्षित किया जाएगा, जब समाज के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको शिक्षित किया जाएगा, तो वो अपने राइट्स की बात करेंगे, उनको भी पता चलेगा कि उनके साथ जो है अत्याचार हो रहा है। नहीं तो पता क्या होता है, आपको पता होगा कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जब वो शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद उनमें ही कोई गलती है, शायद उनकी गलती है इसलिए वो लोअर कास्ट के अंदर पैदा हुए, शायद भगवान ने उनको इसलिए ही बनाया है, शायद उन्होंने पिछले जन्म के अंदर कोई गलत काम किए थे इसलिए उनको लोअर कास्ट के अंदर जो है जन्म मिला है। लेकिन वैसा नहीं होता है। समाज के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जब वो शिक्षित नहीं होते हैं तो ये मानने लग पड़ते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है। लेकिन जब वो शिक्षित हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये समाज के अंदर कुछ लोगों के द्वारा रचा हुआ ढोंग है जिसके तहत तुम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो समाज के अंदर अगर किसी लोअर कास्ट के व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उस व्यक्ति को इस चीज का आइडिया होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि इसके खिलाफ वो लड़ सकता है। और ये समाज के अंदर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, सोशल कंस्ट्रक्टेड सिस्टम है। ये समाज के अंदर कुछ लोगों ने अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए, आप लोगों को डोमिनेट करने के लिए इस कास्ट सिस्टम को बनाया है। तो जब उनको अधिकारों का पता चलेगा तभी वो अधिकारों के लिए लड़ेंगे और कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद वो बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। वो कहते हैं कि जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है समाज के अंदर, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनको पार्लियामेंट के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, असेंबलीज के अंदर मिलनी चाहिए, एमएलएज और एमपीज जाने चाहिए लोअर कास्ट के लोगों के। तो इसलिए ताकि वो लोअर कास्ट के लोगों की बात कर सकें, वो लोअर कास्ट के लोगों के हितों की बात कर सकें, वो लोअर कास्ट के लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनके जो इश्यूज हैं, इंटरेस्ट हैं, उनकी बात पार्लियामेंट के अंदर कर सकें। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, जो पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और इसके लिए वो काम भी करते हैं। ही हैज बीन वर्कड फॉर दिस। पेरियार साहब ने काफी ज्यादा काम किया है। समाज के अंदर जो लोअर कास्टेस के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिलवाने के लिए पेरियार साहब ने काफी काम किया है। और वो चाहते हैं कि समाज के अंदर, राजनीति के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो। सिर्फ और सिर्फ हायर कास्ट के लोग ही राजनीति को डोमिनेट ना करें, लोअर कास्ट के लोग भी उसमें अवेलेबल हों। तो इस तरीके की बात यहाँ पे पेरियार साहब कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह से, इनका नाम ईवी रामास्वामी नायकर है और जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, जो तमिलनाडु के अंदर जो है बहुत पॉलिटिशियन हुए और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर हुए। और साथ ही साथ वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके इमेंसिपेशन की बात करते हैं, उनको समाज के अंदर इक्वल स्टेटस देने की बात करते हैं। और उनके जो उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है समाज के अंदर, उस चीज की भी वो बात करते हैं। और उस चीज से बाहर निकालने की, लोअर कास्ट के लोगों को बाहर निकालने की वो बात करते हैं। तो किस तरीके से वो जो हमारे समाज के अंदर टैबूज थे, किस तरह से जो भेदभाव होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी जाति के आधार पे, उसके खिलाफ वो लड़ते हैं। और खास करके उनके बड़े रेडिकल आइडियाज हुआ करते थे जाति के खिलाफ। उनको बड़ी नफरत थी कास्ट के साथ। उनको लगता था कि कास्ट जो है कुछ गिने चुने लोगों ने बनाई है अपने फायदे के लिए, इसलिए वो ब्राह्मणिज्म को, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, उसको भी अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों ने ना तिथियां दे के रखी हुई है सिस्टम में, खुद कास्ट को बनाया ताकि तुम्हारा यहाँ पे डोमिनेंस रह सके। तो इस चीज की वो बात करते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया है पेरियार साहब के कास्ट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसको हमने देखा है कि ईवी रामास्वामी नायकर के कास्ट के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, किस तरीके से वो कास्ट के अंदर काम करते हैं, किस तरह से सोशल रिफॉर्म्स लाते हैं, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसकी भी हमने बात की। इस तरीके से हम इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं और साथ ही साथ हम इस पूरी की पूरी यहाँ पे बुक को भी खत्म करते हैं, जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट थी, जिसके अंदर 4 यूनिट्स थे और 4 यूनिट्स के 4 सब टॉपिक्स थे, जिसमें हमने 16 सब टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। सारी की सारी इस बुक को कंप्लीट किया है 16 वीडियोस के अंदर। और इसी के साथ हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट यहाँ पे खत्म हो जाती है। अभी हमारा एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके 2 यूनिट बचे हुए हैं, वो भी खत्म होंगे। उसी के साथ हमारा ये सफर भी खत्म हो जाएगा 4th सेमेस्टर का। और उसके बाद हम देखेंगे किसी और चीज के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।